नमस्कार साथियों, प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज है अक्टूबर 1 और हम आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हम रोज लेकर आते हैं, ये लेक्चर आपके लिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलरली इसे देखें ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर हो जाएं। हम बहुत ही डिटेल्ड तरीके से न्यूज़पेपर के ही आर्टिकल्स लेते हैं और वहीं से न्यूज़ देखते हैं। वो न्यूज़ भी देखते हैं और उसके पीछे की न्यूज़ भी देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में हमारी हेल्प करेगी। तो चलिए आज का कोटेशन देखते हैं, क्योंकि आज एक आर्टिकल आया हुआ है न्यूज़पेपर में आरटीई से जुड़ा हुआ। आरटीई क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। और उससे रिलेटेड एक कोटेशन है जो बहुत ही खूबसूरत है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एसेज में और एथिक्स के आंसर में, GS2 में भी इसका यूज हो सकता है, हर जगह। तो देखिए, जब अच्छा वक्त होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, तरक्की होती है, तो उस समय जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक गहने के समान है, ठीक है। और जब बुरा वक्त आता है तो शिक्षा एक रेफ्यूजी है जहां आप शरण ले सकते हैं। तो अगर क्योंकि आपका कभी भी बुरा वक्त आए तो ये होता है ना कि हम पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, तो शिक्षा जो है वो हमेशा आपकी हेल्प करे, अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी। ये किसने कहा? अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये किस देश से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। और एक चीज़ और कि इनके गुरु कौन थे? एरिस्टोटल। देखिए ना, तिगड़ी है, 3 लोग हैं। जो पहले हैं सुकरात हैं, फिर सुकरात के जो स्टूडेंट हैं वो ये हैं जिनका नाम पी से स्टार्ट होता है, पर मैं आपको पूरा नाम बताऊंगी नहीं। और फिर ये जो हैं ये गुरु हैं एरिस्टोटल के या अरस्तु के। तो सुकरात डैश और अरस्तु अरिस्टोटल, ये 3 की एक तिगड़ी है। अब ये पी कौन है जो बीच में आते हैं, जो अरस्तु के गुरु हैं और सुकरात के स्टूडेंट हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा एरिस्टोटल गुरु थे किसके? इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान जिसे हम कहते हैं, उनको भी इन्होंने शिक्षित किया था, प्रशिक्षित किया था। तो ये हैं अरस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल के जो सवाल हैं तो उनके जवाब हम सेशन के आखिर में देखेंगे। आज का पहला टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। क्यों डिस्कस करें हम ये? क्योंकि अखबार में एक आर्टिकल आया है, द हिंदू का ये आर्टिकल है और इसमें ये है कि जो टीबी की ड्रग्स हैं, यानी टीबी से निपटने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसी खबरें बन रही हैं कि उनकी शॉर्टेज हो रही है इंडिया में, ठीक है। तो उस पर रिलेटेड है ये पूरा आर्टिकल। अब अपने को ये काम का नहीं है इतना, ये जो खबर है, पर टीबी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीसीएस में, यूपीएससी में यहाँ से सवाल आते हैं टीबी के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, वायरस से नहीं हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे, दूसरा सवाल है आपके लिए कि वर्ल्ड टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हिंट दे देती हूँ, मार्च में सेलिब्रेट होता है। तारीख आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अभी पॉज कर दो वीडियो को और ढूंढो, देखो क्या कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। इस बार जो टीबी डे था उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। तो अभी जो WHO है उसका एम ये है कि 2030 तक टीबी को खत्म किया जाए पूरी दुनिया से, पर इंडिया ने जो है ये टारगेट अपने लिए बेटर रखा है, 2025 रखा है। तो ये याद करना है कि WHO का टारगेट क्या है? 2030, और इंडिया का टारगेट है 2025 कि 2025 तक हम देश को टीबी मुक्त भारत बना देंगे, ठीक। अब टीबी क्या डिजीज़ है? लंग्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो फेफड़े होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, खांसी होती है इससे। तो जो लंग्स को इम्पैक्ट करती है टीबी, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। पर ऐसा नहीं है कि किसी और ऑर्गन को नहीं इम्पैक्ट कर सकती, उस पर भी असर डाल सकती है, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ट्रीटेबल है, इलाज है इसका, क्यूरेबल है, ठीक हो सकती है, 6 महीने का कोर्स होता है और 4 दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कोर्स है 6 महीने का और 4 एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं। ड्रग्स मतलब दवाई, और उनका क्या नाम है? देखो, जो एक आपका आता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस में दवाइयाँ दी जाती है, इंसान उनसे रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब ये दवाई हम मरीज़ को देते हैं पर वो उससे ठीक नहीं होती है उसकी टीबी, ठीक है। और फिर आपकी आती है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसमें बहुत सारी दवाइयों के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो जाता है, कितनी भी दवाइयाँ दे लो नहीं असर पड़ता है, तो ये एक खतरनाक स्टेज है, ठीक है। इसमें 2 दवाइयों के अगेंस्ट होता है, 2 ड्रग्स के अगेंस्ट होता है और इसमें ज़्यादा ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है जो इंसान है, राइट।
अच्छा, कहाँ फैलता है? ज़्यादातर जो पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, किसी एक इंसान को खांसी होगी, बहुत ज़्यादा टीबी होगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक से दूसरे इंसान में फैलती है ना। अब भारत सरकार क्या कर रही है इसके लिए? निक्षय पोर्टल है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन है, और कुछ अमाउंट ऑफ मनी, पैसा भी दिया जाता है टीबी पेशेंट्स को, ताकि वो अच्छा खान पीना ले सके, न्यूट्रिशन पे अपने ध्यान दे सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिम्टम्स क्या हैं। खांसी आना जिसमें कई बार खून भी निकले, है ना। चेस्ट में पेन, वीकनेस, थकावट, वेट लूज होना, फीवर और नाइट स्वेट्स, ये सब सिम्टम्स हैं टीबी के। और एक क्यूरेबल है, बट क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है, बचा जा सकता है। बट आप ये देखिए, अगर पूरे विश्व में 100 केसेस है ना टीबी के, तो 25 केस तो इंडिया में ही है। इसलिए इंडिया के ऊपर जो बर्डन है टीबी का बहुत हाई है, राइट। नाउ व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस? हमने पढ़ लिया, इन्फेक्शियस है, एयरबोर्न डिजीज है, हवा से फैलती है और इफेक्ट लंग्स को इम्पैक्ट करती है, उसको पल्मोनरी टीबी हम बोलते हैं। एक इंसान के थूक से या जिस तरह वो हवा बात करता है, तो हवा के जरिए जो दूसरे इंसान तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है। जब वो खांसता है, छींकता है या बोलता है, तो अदर पर्सन ऑल्सो ब्रीथ्स इन दैट एयर, और उसकी वजह से ये फैल जाता है। नाउ या रिस्क पे कौन है? ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो एचआईवी से ग्रस्त हैं जो लोग, क्योंकि हमने जब एचआईवी के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वायरस है और क्या काम कर देता है? बहुत वीक कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, राइट। कौन से सेल्स को ये इम्पैक्ट करता है? पढ़ के हटे हम, ठीक है। मैं सी से स्टार्ट होता है उनका नाम, सी से स्टार्ट होता है सेल्स का नाम, जिसकी जो टीबी या एचआईवी जिसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। एचआईवी जिस पे अटैक करता है, एचआईवी एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो किस पे अटैक करता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पॉज करो वीडियो, आंसर लिखो। नाउ जो स्मोकिंग करते हैं लोग, ऑलरेडी उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, टीबी का बैक्टीरिया आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है, तो उसकी वजह से भी उन्हें टीबी हो सकती है। ये कुछ टीबी के बारे में हमने देखा। तो कौन कोज कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। और फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। ट्यूबरक्लोसिस 1 in 10 कोजेज ऑफ डेथ, जो टॉप 10 कोजेज हैं मृत्यु के, उसमें सब एक कोज टीबी भी है। तो हाँ, इसकी वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। अच्छी डाइट लीजिए, विटामिन्स, और ये सब स्मोकिंग ना हो, है ना। सिक पीपल, जो किसी के खांसी जुकामों से थोड़ा सा आप दूर रहें, दूरी बनाएं। सिम्टम्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक चीज़ है यहाँ पर कि जो ड्रग्स यूज़ होती हैं टीबी में, उसका नाम है रिफाम्पिसिन और एक है आइसोनिजाइड, ठीक है। ये मेन 2 ड्रग होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है टीबी से लड़ने के लिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर भी वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के बारे में बताया है, जो 2 ड्रग्स के अगेंस्ट इंसान या जो मरीज है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ड्रग्स के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहा है तो एमडीआर है, और सेकेंड लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो रहा है तो एक्सडीआर है, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। और यहाँ बताया हुआ है कि टीबी एक साल में कम से कम 2 मिलियन लोगों की डेथ कोज करता है, तो बहुत सीरियस इशू है। इंडिया का एम है कि हम 2025 तक इससे निपट लें, टीबी मुक्त भारत बना लें, और जो WHO है उसका एम है 2030 का। तो यहाँ हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टीबी के बारे में सब कुछ जाना। आगे बढ़ेंगे और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जो न्यूज़ है वो देखते हैं। देखिए हमारे जो जीडीपी है उसमें प्राइमरी, जब हम अपनी इकोनॉमी देखते हैं तो देखिए उसमें प्राइमरी सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का होता है, और कुछ टर्शरी सेक्टर का होता है ना, जो तीसरा सेक्टर होता है। तो टर्शरी सेक्टर में सर्विस होती हैं, ज़्यादातर सर्विसेज होती हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्राइमरी सेक्टर में एकदम प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये सब आपकी प्राइमरी हैं। जहाँ कुछ मशीन्स बन रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सेकेंडरी में आती है। तो सेकेंडरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका एक पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग। अब उसका जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 14% के अराउंड है, पर हमें क्या चाहिए कि उसको हम 25% तक लेकर आएँ उसका कंट्रीब्यूशन। और जैसे स्कीम्स हैं सरकार की, आत्मनिर्भर भारत है, देन नेशनल ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है,
जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स बन रही है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पर ही ध्यान दे रही हैं। और जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना है, मेक इन इंडिया है, मेक फॉर द वर्ल्ड, लोकल टू ग्लोबल, ये इन सब में क्या कोशिश है, फिलहाल इसकी 17% है हिस्सेदारी, ठीक है, हमें इसको बढ़ाकर 25% करना है मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये है ये खबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में क्या है, जैसे जो भी नेचुरल रिसोर्स होंगे उनको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, तो एग्रीकल्चर, खेती, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी में क्या आ रहा है कि ऑयल्स को रिफाइन करना, मतलब दूसरी स्टेज आ गई ना, ऑयल निकालना प्राइमरी है, ऑयल को रिफाइन करना सेकेंडरी हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करना और एनर्जी फॉर्म्स का उत्पादन करना, ये सब मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो हमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में उसको बढ़ाना है, जो फिलहाल 17% है। और सरकार की ये जो आज हम खबर पढ़ रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि सरकार की योजना है कि इसको 25% तक इंक्रीज़ किया जाए। उसके लिए क्या हो रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत है, PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ना, और देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हैं। टर्शरी सेक्टर में होती है सर्विसेज, जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है, या बैंक की सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं, ये सब चीज़ें क्या है, टर्शरी सेक्टर में आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि GDP में किसका कितना योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान है आपके सर्विस सेक्टर का, 53%, राइट। तो इसमें क्या आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, जो सरकारी एक तरीके से हम बोल सकते हैं नौकरियां हैं, वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर की हैं। फिनेंशियल, रियल इस्टेट की जो सर्विसेज हैं, होटल हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, देन टूरिज़्म है, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। फिर होता है आपका एग्रीकल्चर, जिसका कंट्रीब्यूशन है मात्र 20%, पर ये इसलिए दुखद है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हमारी आधी जनता लगी हुई है। 50% जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 50% के लगभग लोग तो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, पर उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है। तो ये एक चिंताजनक बात है। इसको एक वर्ड से बोलते हैं जिसका नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपने ज़रूर से पढ़ा होगा अपने इकोनॉमी में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो मान लीजिए एक खेत है, उसमें 5 आदमी काम करेंगे तो काम हो जाएगा, पर उधर 10 लोग लगे हुए हैं, काम उतना ही हो रहा है, लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। तो एक तरीके से वो जो लोग लगे हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो एक तरीके की बेरोज़गारी ही है। ये हुआ अपना एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। फिर आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में माइनिंग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का 17% के अराउंड है फिलहाल, ठीक। इसको बढ़ा के 25% करने की बातें हो रही हैं। उससे रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए बढ़ेंगे अब अगले आर्टिकल की तरफ, जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। देखिए, सरकार ने, या यूँ कहें कि नीति आयोग ने 2018 में लॉन्च करी थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, यानी आकांक्षी जिलों का प्रोग्राम। ये था 112 जिले पूरे देश में से चुने गए थे, जिनके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पीछे। मान लीजिए एजुकेशन में कोई बहुत पीछे है, हेल्थ में कोई बहुत पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पीछे है, ठीक है। इन सब चीज़ों में, सोशल और इन इंडिकेटर्स में जो जिले पीछे थे या पिछड़े जिले थे उनको लिया गया और उनके ऊपर काम किया गया, है ना। तो उससे हमारे PM क्या बोल रहे हैं कि 112 आकांक्षी जिलों ने 25 करोड़ लोगों का जीवन बदला है। तो उसी तर्ज पे अब क्या लॉन्च किया गया है, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, या ABP, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब जिले से छोटा होता है ब्लॉक, है ना, एक जिले में काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि 500 ऐसे ब्लॉक चुने गए हैं पूरे देश में से, और पूरे देश में कितने ब्लॉक हैं, 7000 ब्लॉक हैं। तो 7000 में से 500 ब्लॉक चुने गए हैं, और उन 500 ब्लॉक जो पिछड़े हुए हैं उन पर काम किया जाएगा और उनको बेहतर बनाया जाएगा। 100 करोड़ का इसके लिए बजट रखा गया है। हर ब्लॉक में से 10-10 लोगों का चयन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो देश के 329 जिलों में से हैं ये 500 आकांक्षी ब्लॉक, और वर्ष 2023-24 में रखा गया है 100 करोड़ का बजट। कार्यक्रम 3 वर्ष चलने की उम्मीद जताई जा रही है, ठीक है। 7 जनवरी को ये ABP जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ हमने सरकार की 2 स्कीम देख ली, एक तो ADB, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो 112 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, और अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो 500 ब्लॉक्स के लिए है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो नीति आयोग है उसकी 2 स्कीम्स और बताओ इसके अलावा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग की स्कीम है, इसके अलावा नीति आयोग की 2 स्कीम्स और बताइए। ये आप सर्च कर सकते हैं क्योंकि मैं समझती हूँ कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ये। पर हाँ, नीति आयोग बना कब था, उसकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये भी ज़रूर से मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था 2018 में लाया गया, नीति आयोग लेकर आया उसको, उसमें 112 डिस्ट्रिक्ट्स को फाइनली सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, एंड किन एरियाज पे, एजुकेशन पे, जैसे वहाँ की बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्किल कितनी है वहाँ की युवाओं में, फिनेंशियल इंक्लूजन कितना है, बैंक में अकाउंट कितने लोगों के हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और अब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में भी यही किया जाएगा। 500 ब्लॉक्स हैं, याद रखना। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ये है आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट जो लॉन्च किया गया 2009 में, शिक्षा का अधिकार। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखिए ये प्रोग्राम जो है, देखिए जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये कब लाया गया, ये लाया गया आपका 2009 में। ठीक है, किसके तहत लाया गया, एक बोलता क्या है, देखो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब ये कंपलसरी है कि जिन भी अभिभावकों, पेरेंट्स के बच्चे इस एज ग्रुप में आ रहे हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 21A है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जो है वो भी बात करता है कि राइट टू एजुकेशन अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, शिक्षा का। पार्ट 4 है जो DPSP है जिसमें, उसमें भी आर्टिकल 45 है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, यानी अपने संविधान में संशोधन हुआ था 86, उसके जरिए ये ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A। 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उन्नी कृष्णन JP वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। तो उसमें ये बोला गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ से वो निकलता है। ठीक है, तो ये बातें करी गई उसमें। अब जो 2009 में इसके बाद एक्ट आता है, RTE बोलते हैं उसको, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें ये है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री प्राइमरी एजुकेशन। तो अगर MCQ में पता है क्या आएगा, वो पूछेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर्स लेट्स से सेकेंडरी एजुकेशन, नहीं सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं है यहाँ, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात है। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन तक फ्री मिलेगी, कंपलसरी होगी एजुकेशन। और यहाँ से आपका आर्टिकल 21 इन्फोर्स हो जाता है, 21A। इस एक्ट ने ये भी बोला कि जो 1/4 सीट्स होंगी यानी 25% रिजर्वेशन मिलेगा स्कूलों में, किसको, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, पिछड़े वर्ग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, या डिफरेंटली एबल्ड हैं जो, ठीक, डिफरेंटली एबल्ड, इन सब के लिए ये प्रावधान किया गया। ये है आपका RTE एक्ट। इसमें ये भी बोला गया कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को मार पिटाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, और उन प्राइवेट ट्यूशन्स, ये सब चीज़ें भी इसमें डिस्कस करी गई थी। बट जो मेजरली बातें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ इस एक्ट से जुड़ी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट हमने देख लिया है कि राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ में काउंट किया उन्होंने। और आर्टिकल 21A है जो बोलता है कि स्टेट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा सभी बच्चों को, राइट। देन फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने पास 2009 में ये एक्ट आया है। तो ये पूछ सकते हैं कि जो राइट टू ये एजुकेशन एक्ट है 2009, ये किसको इन्फोर्स करता है, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 19 को, 22 को, किसको, आर्टिकल 21A को ये इन्फोर्स करता है। तो ये हमने पढ़ा RTE के बारे में, राइट टू एजुकेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है आदित्य L1। तो ये इंडिया का एक मिशन है सन के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं।
देखिए आदित्य L1 जो है इसरो का मिशन है, इंडिया का मिशन है। किसके लिए? सोलर मिशन है, सन पे जाने के लिए है ये मिशन। सन पे जाने के लिए नहीं है, सन के जो कोरोना है उसको समझने के लिए, जो उसकी आउटर लेयर्स हैं, फोटोस्फीयर को समझने के लिए, उसके क्रोमोस्फीयर को समझने के लिए, सोलर विंड्स जो हैं उन पर, उनका धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन सब की स्टडी करेगा। एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी है ये, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। और इसके अलावा आपके लिए सवाल ये है कि इसरो के जो और मिशन है, पहले तो ये बताइए कि इसरो इस्टेब्लिश कब हुआ, कब बना, फिर मून पे जो इसरो का मिशन है, मार्स पे जो इसरो का मिशन है, और वीनस पे जो मिशन है, इन सब के नाम बताने आपने कमेंट सेक्शन में। इजी है ये सवाल, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इन मिशंस के आप नाम बताएंगे। और जो आदित्य L1 है उसको PSLV C57 से उसको लॉन्च किया गया है। अब वो कहाँ पे प्लेस किया? लेग्रांजे पॉइंट 1 पे। लेग्रांजे पॉइंट 1, टोटल ना 5 लेग्रांजे पॉइंट्स होते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है? मान लो देखो, एक सन है और ये अर्थ है, ठीक है। दो जब बड़ी बॉडीज होती हैं, जो एक ऑर्बिट कर रही है, लाइक अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, है ना, या अपने अपने ऑर्बिट में है ये दोनों। तो अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, वहां पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, ठीक है, वो एक सेफ प्लेस होता है। तो वहां पे हम इनको, जो अपने मिशंस भेजते हैं या ऑब्जर्वेटरीज होती हैं, उनको प्लेस करते हैं। तो आदित्य को भेजा गया है L1 पे, नाम से पता है L1 का ये मतलब है, लेग्रांजे पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? 5 पॉइंट्स हैं, और आदित्य L1 को L1 पे रखा जाएगा। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर विंड्स को पड़ेगा, जो सूर्य की हवाएं होती हैं वहाँ पर, उनको पड़ेगा कि उसकी वजह से धरती पे क्या डिस्टरबेंस आता है, ऑरोराज कैसे बनते हैं, बाकी डाटा ये इकट्ठा करेगा कि सन का अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। सो ये है आपका आदित्य L1 मिशन, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब जो कल मैंने सवाल पूछे थे उनके जवाब देख लेते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था कि फिनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उसके लिए जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है आपका आर्टिकल 280, ठीक है। किसी ने लिखा हुआ था, शायद नमिता थी जिन्होंने लिखा हुआ था कि वित्त मंत्री, नहीं वित्त मंत्री नहीं है ये, कमीशन है, ठीक है, मिनिस्टर नहीं, कमीशन है। फिनेंस कमीशन बना है आर्टिकल 280 के तहत। इसी तर्ज पर मैंने आपसे पूछा था कि क्या लॉ कमीशन भी संविधान में मेंशन्ड है? नहीं, ये संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसे गठित किया जाता है सरकार के द्वारा, और 1834 में लॉर्ड मैकॉले के अंडर पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया था, ठीक है। मैंने पूछा था कि जीका वायरस किससे कोज होता है, तो वो होता है एडिस इजिप्टी, एक प्रजाति होती है मच्छरों की, ठीक है। एडिस इजिप्टी जो है वो कोज करती है आपका जीका वायरस। फिर मैंने पूछा था कि जो H1N1 है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो वो आपका स्वाइन फ्लू से जुड़ा हुआ है, राइट। नाउ फिर क्वेश्चन था कि बीटी कॉटन में, बीटी का क्या मतलब है? देखो, बीटी होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या है ये? मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक, सिंपल समझो। मिट्टी है, मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है बीटी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। अब इसके कुछ जीन्स लिए गए और वो कॉटन की जो सीड है उसमें ऐड करे गए, ताकि कॉटन के ऊपर कीड़े ना लगे, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी का ये मतलब है। जो पहला सेंसस है वो लॉर्ड मायो के अंडर किया गया, 1872 की वो बात है। और अभी जो सेंसस इंडिया में होता है वो कौन करवाता है? रजिस्ट्रार जनरल करवाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आसिफ सलमानी हैं जिन्होंने सही जवाब दिए हैं, नमिता कुशवाहा के जवाब सही आए हैं। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनके आंसर्स दें। जो भी आज क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके आंसर्स हम कल डिस्कस करेंगे। आप प्लीज़ देखते रहिए प्रभात एग्जाम, और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।